नमस्कार, प्रणाम। मैं अमूल्य रत्नमणि, आपका दोस्त और आप मेरे सबसे प्यारे और अच्छे सहयोगी मित्र। दोस्तों, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि हम सामंजस्य बना के रखें। हम बनाए और दूसरा न बनाए तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। आप सामंजस्य बनाए रहिए, संबंध बहुत मजबूती से चलता रहेगा, क्योंकि आपकी सोच कोई नहीं बदल सकता। आप अपनी सोच से समझदार बने रहिए, पर आगे वालों को यही महसूस करें कि आप समझदार नहीं हैं, तभी संबंध चल पाएगा। जहां दोनों संबंधों के बीच में दोनों लोग ये समझने लगे कि हम समझदार, वो संबंध समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता। क्या आपको नहीं लगता कि इंसान कुछ इस तरह अकेला हो गया है कि अपने ही घर में अपनों को ढूंढता रह रहा है? जी हाँ, इंसान खुद में इतना अकेला हो चुका है कि वो अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में खुद को अकेला पा रहा है और अपनों को ढूंढ रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि मैं समझदार। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम समझदार हो, चलो जैसे चलते हैं। किसी एक निर्णय पे तुम ही समझदार रहो, बाकी निर्णय तो हमारे होते हैं, हमारी फैमिली को होते हैं, हमारे अपने होते हैं। लेकिन जिन निर्णय पर वो अडिग है, उस पर तुम ही पीछे हटोगे। हाँ तुम समझदार। अगर चोट लगी तो वो समझ जाएगा, अगर नहीं लगी तो 2 कदम तुम आगे बढ़ जाओगे। संबंधों को बचाने के लिए आप किसी के घर जाएं या कोई आपके पास आए तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, उसकी समस्याओं का समाधान बनो, समस्या नहीं। चलिए इसी कड़ी में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सेठ जी थे, उनके 2 लड़के थे। सेठ जी गांव से अपने बच्चों को लेके आए, शहर में ले गए, मकान बनवाए, जैसे तैसे संघर्ष करके उनकी पढ़ाई लिखाई और एक एजुकेशन व्यवस्था को, अच्छी व्यवस्था को देने में सफल हुए। दोनों लड़के अपने अपने स्थान से, अपने एजुकेशन से अच्छी जॉब में आए। कुछ दिन बाद दोनों में कंपटीशन लगा कि मैं अच्छा, मैं बुरा। ऐसे करते करते बात संपत्ति पर आकर रुक गई कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे जीवन में इतने त्याग हैं। ये बातें करते करते अचानक से एक दिन ऐसा समय आया कि दोनों हाथापाई पर उतर गए। विवाद की श्रृंखला बढ़ती ही चली गई। कारण सिर्फ इतना कि मैं समझदार, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था कि एक बार दूसरे से राय ली जाए, या हम ही मान लेते हैं कि तुम ही सही हो। बात इस हद पर आ गई कि दोनों हाथापाई पर उतरे। सामने सेठ जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगी कि पापा, इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। इतने सीरियस मैटर में भी आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? वो बूढ़ा सेठ जो उसके पिता थे, वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जिस संपत्ति के लिए तुम लड़ रहे हो, मेरे पास तो इससे भी बड़ी संपत्ति है। मैंने सोचा था कि थोड़ा और बुजुर्ग हो जाऊं, चलने फिरने लायक न रहूं, तो तुमको उसके बारे में बताऊं। लेकिन तुम तो छोटी छोटी संपत्ति और बातों के लिए लड़ रहे हो, मेरे पास तो खजाना ही खजाना है। दोनों बच्चे लड़ाई रोक दिए और पापा के अगल बगल आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हैं, आज तक आपने नहीं बताया? कहा, इसीलिए नहीं बताया कि देखता हूं तुम आगे बढ़ते हो तो किस तरह से बिहेव करते हो। चलो आज बता ही देता हूं वो संपत्ति। तो कहां है वो संपत्ति? चलो मेरे साथ। वो बूढ़ा व्यक्ति, वो सेठ, अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने गांव की तरफ चला। गांव जाने के लिए बस मिलती थी। बस रोकी गई। बस पे चढ़े दोनों लड़के और सेठ जी। जाके अंदर देखा तो 2 ही सीटें थी। अब बूढ़ा व्यक्ति तो खड़ा हो नहीं सकता था, पिता का सम्मान भी करना था। एक पे पिता बैठे और एक सीट पे बारी बारी से दोनों लड़के बैठते गए। कभी कभी दोनों एडजस्ट भी करते थे। सफर तय हुआ। सफर लंबा था। सफर के बाद वो अपने गांव पहुंचे तो गांव के चौराहे पर उतरते ही उन्होंने नमस्कार, बंदगी, प्रणाम वगैरह करते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने दिखाया अपने बच्चों से कि ये रही तुम्हारी पुरानी हवेली। और वो पूरा गाढ़ा, जितना मोटा, मजबूत, गाढ़ा हुआ सोना था, यही है तुम्हारे सामने, यही है वो संपत्ति जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। उन दोनों लड़कों ने देखा तो वो महल गिर चुका था। उसमें कबूतर घोंसला बना चुके थे, छतें चू रही थी, उसमें बैठने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, ये संपत्ति है? आपने तो कहा बहुत बड़ा धन संपत्ति। मुझे लगा कहीं सोना वोना गाड़ के रखा है आपने, कोई अशरफियां रखी हैं। कहा, यही है जी मेरे जीवन की कमाई। इसी हवेली के लिए मैं अपने भाई से आज से 30 साल, 40 साल पहले प्रतिष्ठा बनाकर लड़ाई किया। भाई ने मुझे बिना कुछ सोचे समझे, मेरे इस आचरण को देखते हुए दुखी होकर, उन्होंने ये हवेली, ये महल, जो मुझे उस समय हीरा लग रहा था, इस संपत्ति को दे दिया और खुद जाकर के विदेश में बस गए। आज उनकी फैमिली खुश है और उनके बच्चे बहुत आगे हैं।
और मैं इस संपत्ति को लिया और 2, 4, 10 साल बाद तुम्हारी शिक्षा दीक्षा के लिए शहर गया। आज ये संपत्ति मेरे पास है पर मेरा भाई मेरे पास नहीं है, मेरा परिवार मेरे पास नहीं है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मैं वो संपत्ति सबसे पहले लिया था, उसी का असर है जो तुम्हारे में दिख रहा है। और आज तुम लोग भी उसी संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हो। बस मैं यही देख के मुस्कुरा रहा था कि आज से 30-40 साल पहले जो मैंने संघर्ष किया, जो शुरू किया, आज मैं फिर जाकर वही खड़ा हूँ। ठीक मेरे नए नक्श पे तुम भी चल रहे हो। कल ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास भी हवेली खंडहर हो जाए और तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत दूर हो जाए। ये हर परिवार में लगभग रिश्ते खत्म होने के कगार पे हैं। उसका मुख्य कारण सिर्फ इतना ही है कि मैं समझदार। आपके पास भी अगर ऐसी समस्याएं हैं, कुछ दिन के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, आप जब भी ऐसी बातें इस मुकाम पे पहुंच जाए कि समझ लीजिए कि अब संबंध खराब कगार पे आ चुका है, तो आप स्वीकार करें कि जी आप समझदार, मैं तो नादान हूं, मैं तो मूर्ख हूं। और देखिए उसका क्रियाकलाप कि आपके संबंध कितने मधुर और कितने मजबूत होते हैं। आपकी इस बात से ही हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद ये कहे कि नहीं मैं गलत था और तुम ही समझदार थे। आपका संबंध भी बच जाएगा, आपकी संपत्ति भी बच जाएगी और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी नहीं जाएगी। संबंध बचाने के लिए संपत्ति नहीं, आपकी समझदारी काफी है, क्योंकि आप समझदार नहीं, जो समझदार बनना चाहता है उसकी समझदारी किसी काम की नहीं। समझदार वो है जो बड़ा हो, जो पहले मान ले कि मैं समझदार नहीं, तू समझदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।